कंप्लीट हो गया भाई। इसमें एक टॉपिक रह रहा जो कि मैं कराऊंगा आपको बिल्कुल लास्ट में, यानी कि अभी आने वाले 10 दिन मैथ में नया टॉपिक कोई करवाया नहीं जाएगा। केवल जो टॉपिक हो चुके हैं उनके 5-5, 6-6 सवाल आपको डेली दिए जाएंगे यहाँ, ताकि तुम्हारा रिवीजन होता रहे। जो चीज़ें तुमने सीखी हैं, तुम्हें मैंने लास्ट एक दिन समझाया था कि जो चीज़ भाई हम 20-21 दिन तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर लेंगे वो हमारे DNA का हिस्सा बन जाती है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ चुके, ओके ठीक है ठीक है, यानी कि 20-21 दिन तक वो जो 3-4 चैप्टर हैं। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं भाई आप लोगों में से जो लोग परसेंटेज को समझते हैं या पढ़ चुके हैं, पहले आता है यानी उनसे? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनभिज्ञ हैं परसेंटेज से। मतलब मैं नहीं कह रहा मेरे से ही पढ़े हों, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है परसेंटेज की। लाभ हानि की ऐसा तो कोई नहीं है जिसे बिल्कुल नहीं पता क्या होता है लाभ हानि में। आपको नहीं पता, मैं उसको कह रहा हूँ अजय, जिसको नहीं पता। हर समय मजाक के मूड में मत रहा करो। एक तो वहाँ से खड़े हो जाओ अजय, आप तुरंत यहाँ आके बैठो सबसे आगे। नहीं यहाँ बैठ जाओ आगे, ठीक है। इसे मत हिला दिए भाई, इधर से आ जाता ऐसे, ठीक है। ये देखा, इसे देखता रहिए बस, ठीक है। तो भाई ऐसा है, मैथ में एक आपका लास्ट बिल्कुल एक RK मेथड रह गया, लेकिन वो आपको मैं कराऊंगा तब जब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरी बात, आज आप सब लोगों को मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग मंगाई थी। क्या चीज़ मंगाई थी? नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। कुछ कह रहे हैं आप भाई? सवाल इससे सवाल है, लास्ट में लेंगे बिल्कुल, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग भाई ध्यान दीजिए, आज की डेट में जितने भी नए नए तरीके के एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, उन सब में जो सबसे ज़्यादा इंक्लूड होने लगी वो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है। जैसे कि हाल फिलहाल जो पिछला यूपी पुलिस के जो स्टार्टिंग के 2 एग्ज़ाम हुए थे, सबसे पहले आती थी वही आपके PCS के एग्ज़ाम में। वहाँ पर 10-10, 12-12 क्वेश्चन सीधे नॉन वर्बल रीजनिंग के डाल दिए गए। अब है बड़ी आसान, आप अभी के अभी देखोगे हम एक दिन में अपने 2 से 3 चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। लेकिन जिस चीज़ की जानकारी ही नहीं है, आसान भी हो चाहे जब पता ही नहीं भाई इसमें करना क्या, हमें तो कर क्या लेगा सामने वाला, तो बच्चों के 10-10, 12-12 सवाल छूट गए वहाँ पर। अभी जोन से बच्चे SSC GD को टारगेट कर रहे, भाई आपके 3 से 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद जो बच्चे, आप में से अगर किसी का रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम है, तो मान के चलो 30 क्वेश्चन में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन नॉन वर्बल से मिलेंगे। या जो बच्चे आपके पैट का एग्ज़ाम देखो, जो प्री है यानी पैट है, इसमें तो रीजनिंग का वेटेज 5 नंबर का है। लेकिन आप ये मत मान के चलना कि हाँ बिना रीजनिंग के हमारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो मेंस पेपर होगा, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो बाबू का हो, चाहे वो वीडियो का हो, उसमें रीजनिंग का वेटेज वही का वही आपका 25 से 30 नंबर आना ही आना है। तो ऐसा तो है नहीं उसके नाम की दोबारा पढ़ोगे फिर नहीं। सुनो ध्यान से देखो, जो पिछला पैटर्न था लेखपाल का वो कुछ अलग था, समझ रहे ना। इस बार कुछ अलग आएगा, क्योंकि प्री अलग करवा दिया इन्होंने पहले ही, समझ रहे हैं मेरी बात को। वो एक ही पेपर हुआ करा था जिसमें रीजनिंग का वेटेज कम था। इस बार रीजनिंग आपकी फुल प्रूफ फॉर्म में आएगी, पूरी की पूरी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो देखो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या भाई। कुल मिला के आपके 10 से 11 टॉपिक बनते हैं। कितने टॉपिक? 10 से 11। इसमें जो आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, नंबर 1, ये आपका डॉट सिचुएशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? बिंदु क्षेत्र, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको इसकी स्टार्टिंग बताऊं, क्योंकि इस तरीके से तो समझाना आसान होगा नहीं। एक ऐसा सवाल आएगा आपके सामने परीक्षा में, और यहां लगा होगा एक बिंदु।
और 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ध्यान से देखिए भाई आप इन 4 ऑप्शंस को, और कुछ भी परीक्षा में आपको लिखा हुआ नहीं होगा, ना तो कोई दिया जाएगा निर्देश, ना दिया जाएगा कोई भी आपको गाइडेंस कि भाई आपको ऐसे करना, आपको ये करना, वो करना, कुछ नहीं दिया जाएगा। एक प्रश्न ये लिखा होगा और इसके सामने 4 ऑप्शन लिखे, और बच्चे इसे देखते ही कंफ्यूज कि भाई इसमें करें तो क्या करें। पहचान क्या है भाई, इसमें क्या लगी होगी बच्चों, एक ये बिंदु लगा होगा एक, तो इससे ही आप समझ जाओ कि जो चैप्टर आपका है कौन सा है, डॉट सिचुएशन वाला चैप्टर है। सीधी सी बात है। अब इसमें देखना आपको क्या है, बस ये समझ लो एक बार। सर मेरे एक ध्यान नहीं है, ऑन हुआ है ना, ऑन करके दिया था ना नीचे की तरफ, हाँ यहाँ नीचे बिल्कुल ठीक है, ठीक, ओके ठीक। भाई बच्चों आपके पास यहाँ 3 तरह की आकृति हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं? 3 प्रकार के क्षेत्र। एक तो है ट्राइंगल, चलो हमने लिख लिया। एक है आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है, और एक आपका है सर्किल। तो आप ये देखो कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में ये पॉइंट लगा है वो किस किस आकृति से घिरा हुआ है। ये जो आपका पॉइंट लगा है, आप बताओ, एक तो ये किसके अंदर है भाई, स्क्वायर के अंदर है, और एक ये किसके अंदर है, सर्किल के अंदर है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो बिंदु का रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, एक ऐसा एरिया जो कि किसके अंदर हो, स्क्वायर के अंदर हो, और किसके अंदर हो, सर्किल के। यस और नो? केवल स्क्वायर और सर्किल के अंदर होना चाहिए, और किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शंस में से जोन से भी ऑप्शन में आपको ऐसा एरिया मिला जो कि स्क्वायर और किसके अंदर आता हो, सर्किल के, केवल इनके, वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, दिखाई दे रहा कोई एरिया आपको? गौर से देखो जरा, 2 सेकंड ध्यान से। क्या ऐसा कोई एरिया आपको दिखाई दे रहा? क्या हुआ भाई? अरे तुम कैसे ऐसे मिला विला के बैठ के सीधे बैठ जाओ तो दिखाई देगा। बैठ तो तुम गए घोड़े बुग्गी की तरह भाई। क्यों भाई? हैं? देखो ये पंखा उतरवाना ही पड़ेगा, या तो 2 और लगेंगे या ये भी उतरेगा, तब व्यवस्था सही बनेगी। देखो अब एक बात को समझ लो भाई आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में आप मुझे ध्यान से देख के बताओ क्या ये वाला एरिया है या नहीं है। गौर से देखो जरा, है या नहीं है। देखो अगर हम बात करें इस बाहर वाले एरिया की, ये तो केवल ट्रायंगल में है भाई। अगर हम इस वाले एरिया की बात करेंगे इसकी, ये सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है। और अगर हम इस सबसे अंदर वाले की बात करेंगे ना, ये स्क्वायर में भी है, सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है। लेकिन हमें ऐसा एरिया चाहिए जो केवल किस में हो, स्क्वायर में और सर्किल में। भाई यहाँ तो नहीं मिला कोई भी एरिया ऐसा। यस और नो? अगर इस बाहर वाले एरिया की बात करें तो बच्चों ये केवल किसके अंदर है, सर्किल के अंदर है। अगर हम लोग बात करें इस वाले एरिया की, ये सर्किल और ट्रायंगल में है, दोनों में है कि नहीं है। और अगर हम बात करेंगे इस वाले एरिया की, तो ये सर्किल में भी है, ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो क्या यहाँ कोई ऐसा एरिया मिला जो स्क्वायर और सर्किल में हो? कोई एरिया ऐसा नहीं मिला, तो ये भी भाई क्या होगा, कट। कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? अब इस पे आ जाओ भाई, यहाँ तो कहीं स्क्वायर और सर्किल का मेल ही होता नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसा एरिया मिलने की कोई संभावना ही नहीं है जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करता हो। बात आ रही बेटा समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा, कट। अब इसको ध्यान से देखो भाई आप, ये जो एरिया है
ये सर्किल और रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर है कि नहीं है, इस ऑप्शन में मिला कि नहीं मिला, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा। इतनी सी बात है। जैसे एक क्वेश्चन आया आपके सामने, मान लिया आ जाए और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये, ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन नंबर सी है ये, और ऑप्शन नंबर डी है ये 4 ऑप्शन आपके सामने आए। बच्चों ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही डॉट आए, कितने डॉट आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी। सबसे पहले हमें हर डॉट का रिप्रेजेंटेशन देखना है। आप इसको दे दो डॉट नंबर 1 और इसको दे दो डॉट नंबर 2। तो जो डॉट नंबर 1 है वो बच्चों किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये जो एरिया है ये सर्किल में भी है, ये रेक्टेंगल में भी है और ये ट्राइंगल में भी है। समझे कि नहीं समझे बात को? यानी कि ये वो एरिया है जो सर्किल को भी रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल को भी रिप्रेजेंट करता है और ट्राइंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा बिंदु जो कि डॉट नंबर 2 है वो ऐसा एरिया है जो कि केवल किसको, ट्राइंगल को और सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग मेरी बात को? ठीक है, तो भाई सर्किल प्लस ट्राइंगल, तो ये दोनों एरिया कितने डॉट थे? 2। तो बच्चों एरिया भी कितने ढूंढने पड़ेंगे? 2 ढूंढने पड़ेंगे कि नहीं? तो ये दोनों एरिया जिस भी आपके ऑप्शन में मिलेंगे वही तुम्हारा आंसर होगा। जितनी बात अभी तक समझाई मैंने, क्या आपको समझ में आई? क्लियर है इतनी बात? देखो सबसे पहले इसे ढूंढते हैं भाई, 1 को। अब अगर हम इस फर्स्ट की बात करें, इसमें तीनों का कॉमन कुछ भी नहीं है भाई, तो जो डॉट नंबर 1 है वो तो इसमें नहीं मिला। लेकिन अगर हम डॉट नंबर 2 की बात करेंगे, सर्किल प्लस ट्राइंगल, वो भी इसमें नहीं मिला। देखो ट्राइंगल इधर है और सर्किल इधर है, तो इसमें दोनों में से कोई सा भी बिंदु नहीं मिला। ये तो पूरा ही ऑप्शन क्या हो गया? कट हो गया। अगर हम इस ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं फर्स्ट, सर्किल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। तो जब बच्चों आप गौर से देखोगे इसमें ये जो सबसे सेंट्रल में एरिया है, ध्यान से देखो, ये सर्किल में भी है, ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है और ट्राइंगल में भी है। तो भाई ये जो एरिया है बताओ तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, तो पहले वाला तो इसमें मिल गया, ध्यान से देख लो। लेकिन जब दूसरे वाले की बात करेंगे, सर्किल प्लस ट्राइंगल, आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो सर्किल है ना, ये रेक्टेंगल के अंदर है। तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं होने का जो केवल सर्किल का और ट्राइंगल का हो, या तो तीनों का होगा, केवल दोनों का तो कोई एरिया नहीं होने का ना। तो इसमें भी क्या होगा भाई, दूसरे वाला नहीं मिला। एक मिल जाए और एक न मिले, एक मिल जाए और एक न मिले, उस सिचुएशन में भी बच्चों आप इसको क्या करते हो? कट करते हो। दोनों ऑप्शन कट हो गए। अच्छा तीसरा तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, अलग अलग है, कोई सा भी नहीं मिलने का, ना फर्स्ट मिलेगा ना सेकंड मिलेगा, तो ये कट। अब इस पे आ जाओ, देखो ये जो सबसे बीच वाला है ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? और अगर आप इस वाले एरिया को देखोगे, इसको, ये सर्किल प्लस ट्राइंगल का है कि नहीं है बच्चों? यस और नो? तो इसमें दूसरा एरिया भी मिल गया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। दिमाग में बात आ गई या नहीं आ गई? 1 नंबर पक्का है SSC GD यूपी पुलिस और इसके बाद के अलग लेवल के जो भी एग्जाम होंगे, चाहे तुम्हारा रेलवे ग्रुप डी का हो, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ऐसे नॉन वर्बल का, और बच्चों को पता नहीं होता करना कैसे ही। तो ये डॉट सिचुएशन वाला मामला मैं आपका क्लियर समझूं? क्लियर? ठीक है।
एक सवाल में लिख रहा, आप लोग करके दिखाओगे और अपनी अपनी PDF निकाल लो उसके बाद फटाफट, जो कही थी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कीजिए बच्चों, इसको नोट करो, लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाओ और फटाफट अपनी PDF निकाल लीजिए इसके बाद, जो मैंने निकलवाने के लिए बोला था। अच्छा, नोट करो आराम से, बाद में पहले नोट कर लो, दोनों क्वेश्चन साथ साथ में कर लिए नोट, पहले दोनों नोट करो फिर इसको करो, तब बात करेंगे इसके ऊपर। बाहर है बेटा कोई? कोई डाउट है क्या बेटा? मिल गया आंसर? लास्ट वाला कौन सा है? आज अपसेंट कौन है आप में से? एक तो गगन नहीं आया शायद, और कौन है? कहाँ है भाई वो? कॉलेज गया हुआ क्या? और कोई अपसेंट है? पैट का फॉर्म भर दिया भाई सभी ने? भाई बाकी सभी लोग, नमन भर दिया? भर लो, देर मत करो। अच्छा ठीक है भाई, पैट का फॉर्म भरने में आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करो, ठीक है? क्योंकि साइट उसकी ऑलरेडी बिजी चल रही है। लास्ट डेट 25 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगी, 25 है ना लास्ट?
तो और ज़्यादा जो है बिजी होनी शुरू हो जाएगी। तो अपना ये आज के आज भरवा लो, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसे वेस्ट मत होने दो। टारगेट बना के बिल्कुल नॉन वर्बल कंप्लीट कराते ही आपका डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे, जो कि 20 नंबर का आना है पैट के अंदर। और वो क्या, किसी भी एग्ज़ाम में वो कम से कम 5 नंबर का आता ही है आजकल। चाहे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम उठा लो, चाहे SSC GD उठा लो, वो जो तालिकाएँ सी आती हैं ना ग्राफ से, वो आप देखोगे हर एक में ही आते हैं। तो वो शुरू करेंगे आपका 5-6 दिन में वो ख़त्म करा के, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और बाकी जो आपका है बढ़ाते रहेंगे। मेन फोकस प्रैक्टिस पे करना है इस बार आप लोगों को। कर लो नोट। तो अजय, जैसे इतने समय आप घर रहे, क्या परिवर्तन आया जीवन में? कुछ सार्थक किया या सब कुछ निरर्थक रहा? क्यों भाई अजय? पूरे 1-2 महीना निरर्थक गए। और किसी ने? भाई हमने तो करा, देखो हमने तो शादी कर ली 2 महीनों में। हमने तो यूज़ करा। हेलो हेलो, हाँ भाई मोहित, नमस्ते भाई। हाँ हाँ बढ़िया, हाँ हाँ क्लास में हूँ, आ जाओ। ठीक। भाई बच्चों थोड़ा फटाफट नोट कर लेते, तो मेरी ये थी इच्छा कि मैं एक चैप्टर और करा के फिर हिंदी शुरू करता आपकी 30-35 मिनट के लिए। हो गया? ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है आज का? इस सवाल का आंसर बता दो पहले मुझे, क्या है? कोई ऐसा है जिसको डी समझने में कठिनाई आ रही हो कि डी आया कैसे? देखो 2 डॉट लगी हुई हैं, डॉट नंबर फर्स्ट और डॉट नंबर सेकंड। डॉट नंबर फर्स्ट ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है जो किसके किसके अंदर है भाई? रेक्टेंगल और सर्किल के। और जो डॉट नंबर सेकंड है वो ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि किसका है? केवल ट्राइंगल का। अब सबसे पहले आप इसमें आओगे, जब आप डॉट नंबर फर्स्ट को देखोगे, स्क्वायर प्लस सर्किल है ही नहीं भाई, दोनों दूर दूर हैं कि नहीं है? मिलने का नहीं है वाला एरिया। तो फर्स्ट कट, तो सेकंड को चेक भी मत करो, ये कट हो जाएगा। बी पे आओगे, आपको चाहिए स्क्वायर जमा सर्किल, लेकिन आप देखोगे इसमें जितना भी एरिया है वो सारा का सारा किसके अंदर है भाई? ट्राइंगल के अंदर है कि नहीं है? तो आप चाहो चाहे ना चाहो, हर जगह आपको ट्राइंगल तो क्या रखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा जो केवल किस में हो? स्क्वायर में और सर्किल में हो। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? कट हो जाएगा। इसमें तो तीनों अलग अलग हैं, कोई मिलने का चांस नहीं, कट। अब इस पे आ जाओ, देखो जब हम फर्स्ट को ट्राई करेंगे स्क्वायर प्लस सर्किल, तो आप ये एरिया देखो, ये केवल स्क्वायर और सर्किल के अंदर है कि नहीं है? तो फर्स्ट मैच हो गया। और ये जो इधर वाला है बच्चों, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल में है कि नहीं है? ठीक है, तो भाई दोनों मैच हो गए, आपका डी हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है सभी को? अब आप लोग होमवर्क आपका सुन लो। कितने क्वेश्चन है भाई पीडीएफ में डॉट सिचुएशन के? कितने सवाल हैं बताइए मुझे फटाफट। अर्जुन जी टाइमिंग को थोड़ा सुधारिए। नहीं कोई समस्या नहीं, कल भी हो जाए भाई। डॉट सिचुएशन में बताना कितने सवाल हैं? कितने हैं? 10 के 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करके आने हैं। ठीक है, 10 के 10 करोगे ट्राई?
अरे जवाब तो दे दो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इसके ट्राई करने, आपको होमवर्क, नया चैप्टर हेडिंग डालो मिरर इमेज। भाई नया चैप्टर हेडिंग डालिए सभी, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। एक चैप्टर आपका नॉन वर्बल का पूरा 10 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, छुट्टी। फिर इसको छेड़ने की या टोकने की जरूरत नहीं पेपर से 2 दिन पहले तक। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। क्या आएगा इस चैप्टर में भाई? इस चैप्टर में बनते हैं 2 प्रकार के सवाल। एक तो आपके बनेंगे ड्राइंग ओरिएंटेड यानी जिसमें चित्र होंगे, और एक आपके बनेंगे लेटर ओरिएंटेड यानी जिसमें अंग्रेजी भाषा के क्या होंगे, आपके अक्षर होंगे। समझ में आ गई? 2 कैटेगरी होंगी। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें प्रश्नों को, इसका एक हल्का सा ओवरव्यू देख लो कि होता क्या है। बच्चों ऐसा सवाल आएगा आपके सामने, ये होता है दर्पण। भाई बातचीत कौन लोग कर रहे हैं? ये किसकी आवाज़ आ रही है? क्यों भाई, कौन कर रहे बेटा बातचीत? डिस्टर्ब मत करो क्लास को, यहाँ ध्यान दे। कोई देखने में प्रॉब्लम हो रही क्या? ठीक है, तो बिल्कुल तुम बेटा फिर पीछे चले गए अजय, और जाते ही बात शुरू कर दी। खड़े हो वहाँ से जल्दी, यहाँ बैठा के इधर। मतलब तुम जिम्मेदार अपने खुद हो, तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते, जहाँ बैठोगे वहीं बातचीत करोगे। भाई जिसके भी बराबर, अब यहाँ से तुम 4 बैठे, पहले यहाँ घुसोगे, यहाँ जाओ ना, यहाँ से क्या समस्या है? नितिन भाई क्या समस्या है इसे तुम्हारे से? कुछ घटना करते होगा तुम इसके साथ? फिर देखो भाई ध्यान से, यहाँ देखो आराम से देख बेटा, पढ़ाई पे ध्यान। ऐसा सवाल आएगा, या तो इधर कोई आकृति बनी होगी ऐसी, इस तरीके से। बताओ अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? या फिर कोई शब्द लिखा होगा, जैसे लिखा हो सकता है MANGO। बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? जैसा कि माननीय नेताजी ने कहा कि पास वाला पास और दूर वाला दूर। तो बेसिक से 2-3 नियम हैं, उन्हें दिमाग में बैठा लो, 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कोई आवश्यकता है नहीं, बस दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़। देखो कैसे। रूल नंबर 1 बच्चों, रूल नंबर 1 ये है कि जो आपका लेफ्ट है, क्या है? लेफ्ट, वो आपका जाएगा किधर? राइट में जाएगा। लेफ्ट चेंज हो जाएगा किसमें? राइट में। और जो राइट है वो चेंज हो जाएगा लेफ्ट में। इसी नियम को हम एक और ढंग में भी देखते हैं। नियम यही है, लेकिन बताने और कहने का ढंग क्या है भाई? अलग है थोड़ा सा। बताने और कहने का ढंग ये है कि भाई जो दूर है वो तो क्या रहेगा? दूर। और जो पास है वो क्या रहेगा? पास रहेगा। एक तो नियम है ये, जब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे आपको समझ में आता है। नियम नंबर 2 ये है, रूल नंबर 2 समझ लो भाई। ये अब अगर दिमाग में बैठा लिए ना ढंग से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर अभी दिक्कत, मतलब एक भी डाउट रह गया दिमाग में, तो फिर वो पेपर तक रहेगी, और पेपर में जो है ना वो एक छोटी सी गलती ना 2-3 क्वेश्चन खराब करवाने का कारण बनती है। कई बच्चे ऐसे हैं कि बहुत बढ़िया तैयारी में है, चैप्टर से निकलवा लो जितने क्वेश्चन निकलवाओ, लेकिन अगर उन्हें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दो, उनके 15 या 16 ठीक आते हैं, सारे चैप्टर उन्हें आते हैं सब कुछ। तो उसका कारण यही है कि पढ़ तो सारा रखा,
लेकिन हर एक में किसी में 5% कोई डाउट है, किसी में 6% कोई डाउट है, और वे छोटे छोटे डाउट मिलकर कम से कम 25 में से 10 क्वेश्चन खराब करवा देंगे तुम्हारे। तो कोई भी चीज़ पढ़ो, मैं ये कहना चाह रहा परफेक्ट वे में पढ़ो, समझ गए? परफेक्ट रहोगे तो पेपर भी परफेक्ट जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट भी परफेक्ट आएगा। और यहीं से अगर मामला ख़राब करना शुरू कर दिया ना, जैसे कोई घर बनता है तो अगर नींव से ही स्टार्टिंग उसकी बहुत बढ़िया है तो वो ऊपर की बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया बनेगी। अगर नींव ही तिरछी रखी गई या नींव में ही थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया तो वो ऊपर तक पूरा मामला ख़राब होगा कि नहीं होगा। तो ये जो नींव है किसी भी चैप्टर की, इसे बढ़िया तरीके से कर लो, आगे कोई समस्या नहीं आती। देखो रूल नंबर 2 ये कहता है भाई हमारा कि भाई जो ऊपर है, अच्छा ये रूल किसके लिखवा रहा हूँ मैं? दर्पण प्रतिबिंब के। किसके भाई? दर्पण प्रतिबिंब के। अगर कुछ ऊपर है तो वो ऊपर का क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। और अगर कुछ नीचे है वो क्या रहेगा? नीचे का नीचे रहेगा। ये आपका है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 बच्चों, रूल नंबर 3 आपका कहता है कि जो केंद्रीय आकृति है, सेंट्रल फिगर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है बच्चों? एक बार रिपीट करके बताओ। केंद्रीय आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब केंद्रीय आकृति होती क्या है? हाँ, ये तो आपने खैर जवाब दे दिया कि केंद्रीय बीच की, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही आप पहचान करोगे, एक ऐसी आकृति जिसका लेफ्ट और राइट क्या है? एक जैसा है, जिसका ऊपर और नीचे क्या है? एक जैसा है। यानी कि उसका लेफ्ट भी ऐसा ही है और राइट भी, लेफ्ट राइट पलटने पे भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, और उसका जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। बच्चों, इस तरह की किसी भी आकृति को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय आकृति कहते हैं। जैसे कि आपका गोला, क्या? गोला केंद्रीय आकृति है, जैसे कि आपका स्क्वायर। तो 3 आपका यही कहता है कि केंद्रीय आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों? केंद्रीय आकृति आपकी कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि सर्किल, जैसे कि स्क्वायर, इस तरीके की जितनी भी आकृति होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी केंद्रीय आकृति कहलाएंगी। ट्रायंगल केंद्रीय आकृति नहीं है भाई। ट्रायंगल ऊपर चोंच होता है, नीचे प्लेन होता है, तो उसका जब ऊपर नीचे पलटेगा ना तो वो पलट जाएगी, उसे हम केंद्रीय आकृति नहीं कहेंगे। ठीक है? अब इसका लास्ट है रूल नंबर 4, और यहीं से गड़बड़ होगी, ध्यान से सुन लो भाई। ये जो रूल नंबर है ना, ये डुबा देता है सारे बच्चों को। 4 इसको समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। विकर्णतः आकृति, विकर्णतः आकृति उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। भाई विकर्णतः आकृति का मतलब क्या है? जो आकृति विकर्ण के जैसी हो। कैसी हो? विकर्ण के जैसी। अब विकर्ण आपके 2 होते हैं, एक तो होता है ऐसा और एक होता है ऐसा। यस और नो? 2 ही तरह के विकर्ण होते हैं। तो भाई अगर कहीं आपको कोई आकृति दिख रही है ऐसे तिरछी, किसके जैसी? विकर्ण के जैसी, तो उसको तो बदल देना इसमें, और अगर कोई दिख रही है ऐसी तो उसको बदल देना इसमें। जैसे कि अगर मान लिया एक तीर है, वो ऐसे है, और आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो ऐसे है ना ये विकर्ण, तो इसे आप क्या कर दोगे? ऐसे कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ गए चारों नियम? एक बार रिपीट करो। नियम नंबर 1, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में, या इसी नियम को अलग ढंग से दूर का दूर और पास का पास। रूल नंबर 2, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। रूल नंबर 3, केंद्रीय आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रूल नंबर 4, विकर्णतः आकृति क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये थे आपके 4 रूल।
अब इन 4 रूल्स को अप्लाई करते हैं हम जरा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग अलग टाइप में लेंगे, अभी टाइप फर्स्ट की बात कर लें हम यहाँ। भाई जो ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, ऊपर का ऊपर यानी चोंच झुकी तो ऊपर रहेगी, और इस त्रिभुज का लेफ्ट और राइट एक जैसा है कि नहीं है, तो भाई ये त्रिभुज तो बनेगा झुका। तो समझ में आ गई बेटा? देखो जो त्रिभुज होता है वो दर्पण प्रतिबिंब के लिए तो हम केंद्रीय मान लेते हैं, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में केवल लेफ्ट और राइट ही इफेक्ट डालते हैं, और लेफ्ट और राइट तो एक जैसे हैं इसके। बट जब हम जल प्रतिबिंब करेंगे वहाँ ये केंद्रीय नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ ऊपर नीचे का मामला पलटता है। तो देखिए आप, इसके बाद सबसे पहले इसे देखो भाई, कैसी आकृति है बताना, ये विकर्ण है कि नहीं है? तो ये ऐसा विकर्ण है, यहाँ ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब ये बताओ, स्क्वायर है, ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ? तो इधर भी कहीं नीचे ही बनेगा। ये दर्पण के पास है या दूर? पास वाली साइड है ना। या अगर लेफ्ट और राइट से करो, इस तरफ ये राइट में है ना, तो इस तरफ कहाँ बनेगा? लेफ्ट में बनेगा। एक ही बात है कि नहीं है? चाहे दूर और दूर से कर लो, पास और पास से कर लो, चाहे लेफ्ट राइट से कर लो, राइट लेफ्ट से कर लो। भाई समझ गए क्या? ठीक है। तो भाई ये बनेगा आपका झुकातू कहाँ? यहाँ बनेगा। अब ये जो बिंदु है देखो, ध्यान से देख लो, ये दर्पण से दूर वाले पे है ना, तो इधर भी दर्पण से दूर वाले पे बनेगा, यहाँ बनेगा लगभग। ये आपका सही जवाब होगा। समझे या नहीं समझे बात? ठीक है। अगर हम लेटर की बात करें, इसको हम पूरे के पूरे टाइप को अभी आगे पढ़ेंगे। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम लोग कुछ आकृतियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ आकृतियों की क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस। कवर है ना वहाँ तक? ठीक है। देखिए कहाँ तक का नहीं आ रहा? अच्छा, इससे नीचे नहीं आ रहा? और सर ये जो आप लिख रहे हो ना, बहुत छोटा लिख रहे हो। अच्छा, नहीं इतना तो दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है। ठीक, चल ठीक है। अब भाई आ जाइए कुछ सवालों के ऊपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहीं के यहीं तुम्हारा पक्का हो जाएगा। घर से तुम्हें कम से कम मैं 30 क्वेश्चन डालूंगा ग्रुप में। पीडीएफ में तो थे नहीं, देखो ये वाले ग्रुप में भेजेंगे, वहाँ से आप लोग इसे निकलवा के प्रैक्टिस करके आना है कल। पहला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, चार सवाल हमारे हैं। जो नियम हमने अब तक पढ़े हैं भाई, उनके आधार पे एक बार प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं और कितना कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग लिखने में लगे हुए प्लीज़ पेन को रोक दो, फिलहाल यहाँ ध्यान दो भाई। अगर बात करें इसकी, लेफ्ट और राइट एक जैसा है कि नहीं है? तो भाई ये झुका तो बनेगा। जवाब देते रहना। ये बताओ क्या होगा? डायगोनल है तो ऐसे का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
अब ये झंडे का जो डंडा है ये तो बिल्कुल रहेगा सीधा, लेकिन बताओ इसका मुंह किधर को बनेगा? देखो राइट साइड में था तो कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो भाई इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो? इस पे आ जाओ। ट्राइंगल मिरर इमेज के लिए सेंट्रल फिगर का काम करता है कि नहीं करता है? तो ये तो बनेगा जो का तो। अब एक चीज बताओ, ये गोला नीचे की तरफ है तो नीचे बनेगा, इस कोने में बनेगा या इस कोने में? भाई पास है तो पास ही बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ये 3 लाइनें जो कि तू नीचे आ जाएंगी। अब इसका बताओ क्या होगा? देखो यहां से देखो, पास से दूर की तरफ जा रहा है ना, तो यहां भी क्या आ जाएगा? पास से दूर की तरफ जाएगा ऐसे। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब यहां आ जाओ। ये बनेगा आपका जो का तू। इसका बताओ क्या होगा भाई? ऐसे बनेगी। ये 3 जो हैं ये बनेंगे तो ऊपर ही। यहां बनाऊं या यहां बनाऊं बताओ? इधर ये बनेंगे ऐसे, 1 2 3। ये इस कोने पे बनेगा या इस कोने पे भाई? ऐसे बनेगा ना। और ये बिंदु जो का तू यहां आएगा इसके ऊपर। क्लियर है बच्चों बात के नहीं? अच्छा ट्राइंगल है क्या? ओके। यहां पास है, सॉरी दूर है, तो यहां भी क्या बनेगा? दूर बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, देखो परीक्षा में आपको चित्र बनाने नहीं पड़ते क्योंकि वहां बने बनाए 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, चित्र बना के तो एक अंदाजा लेना है हमें, जरूरी नहीं पूरा पेंटर की तरह ही बनाना हमको भाई। एक अंदाजा लग जा, बाकी तो ऑप्शन में से छांटना हमें कि भाई ये वाला होगा। अब इस पे आ जाओ। बताओ भाई जरा इन 2 लाइनों का क्या होगा? ऐसे जाएगी और ठीक है, ये नीचे की तरफ बना हुआ तो ये यहां बना देंगे भाई। अच्छा इसका बताओ ये कैसे होगा? क्या हुआ? अच्छा बीच में तो आएगा, लेकिन ये जो गोले हैं ये ऐसे ऐसे बनेंगे या ऐसे ऐसे बनेंगे? समझ गए ना? ऑप्शन में ऐसा वाला भी दिया जाएगा आपको, ऐसे कई बच्चे पलट के गलती कर आएंगे। ऐसे नहीं भाई, ऐसे बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद है भाई 4 उदाहरणों से बिल्कुल क्लियर होगी सभी को बात। ठीक है, अब इसका भी होमवर्क कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रुप में आज। इसके दोनों प्रैक्टिस करके आने हैं। 2 चैप्टर तुम्हारे रीजनिंग के खत्म। कौन कौन से? डॉट सिचुएशन और मिरर इमेज। करो नोट इसको जल्दी।